हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फोरम। दोस्तों, यदि आप जूनियर असिस्टेंट 5512 की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट उत्तर प्रदेश स्पेशल के हैं। आज का हमारा सेट नंबर 4 है जो कि इम्पोर्टेंट है और नवीनतम पैटर्न पर आधारित है। इसकी एक्सप्लेनेशन हम लोग अपने माध्यम से पढ़ेंगे। बाकी ये आए हुए प्रश्न है, इम्पोर्टेंट हैं और इसके साथ जो डिटेल हम लोग एनालिसिस करेंगे वो मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश रोजगार रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार और एनएफएचएस के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर कितनी है। क्लियर। तो इसको करने से पहले हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे कि क्या और इम्पोर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे NFHS 5 के अकॉर्डिंग। क्लियर। यहाँ पर NFH 5 की बात पूछा गया है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो NFHS है इसकी फुल फॉर्म क्या है। NFHS की फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल AF से है आपका फैमिली हेल्थ सर्वे। क्लियर। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS की फुल फॉर्म है। इस सर्वे के अनुसार अगर हम उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर देखें, पुरुष साक्षरता दर, तो इस सर्वे के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर 80.2% है। ये ऑफिशियल डेटा से निकाला गया है। वहीं पर यहाँ पर तो पुरुष का पूछते, इसके साथ साथ ये पूछा जा सकता है महिला साक्षरता दर कितनी है। इस रिपोर्ट के अनुसार महिला साक्षरता दर की बात करें, महिला साक्षरता दर, अगर हम लोग महिला साक्षरता दर की बात करें तो महिलाओं का साक्षरता दर उत्तर प्रदेश में 66% है। इस बात को याद रखेंगे। और ये जो NFHS रिपोर्ट है या सर्वे, ये आई कब थी? ये 2019-21 की सर्वे है। इस बात को भी याद रखेंगे। क्लियर। इस रिपोर्ट के अनुसार ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो रिपोर्ट आई NFHS सर्वे के अनुसार, अगर आपसे पूछा जाए अर्बन शहर में यानी कि शहरी इलाके में अगर हम पूछें, शहरी इलाके की अगर हम बात करें तो मेल साक्षरता दर कितनी है? ये आपका 84.1% है। क्लियर। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कितनी है। 84.1% शहरी इलाकों में है। वहीं पर अगर हम फीमेल की हम बात करें, फीमेल का अगर हम साक्षरता दर देखें शहरी में तो ये आपका 77.2% है। वहीं अगर इस रिपोर्ट के अनुसार हम रूरल एरिया में देखें तो रूरल एरिया में आपका मेल का साक्षरता दर आपका कितना है? 81.2% मेल का है। वहीं अगर हम फीमेल की अगर हम बात करें तो आपका 62.4% साक्षरता दर फीमेल का है। क्लियर। समझ में आया? ये हम लोग किसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं? NFHS 5 के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। तो NFH 5 के अकॉर्डिंग पुरुष साक्षरता दर कितनी? 80.2%। महिलाओं की साक्षरता दर उत्तर प्रदेश की हम लोग बात करें, ये उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो 66% उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर है। वहीं अगर हम शहरी इलाकों में देखें तो पुरुष साक्षरता दर 84.1%, महिला साक्षरता दर अर्बन एरिया में आपका कितना है? 77.2%। अगर हम रूरल एरिया की बात करें, ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो पुरुष साक्षरता दर 81.2%, वहीं महिला साक्षरता दर 62.4% है। अब हम इसका आंसर आराम से कर सकते हैं। तो NFH 5 के अनुसार पुरुष साक्षरता दर ना ही 95% है, ना ही 92% है, ना ही 72% है और ना ही 62% है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई इज अ राइट आंसर। और आयोग ने भी इसका ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर माना है। क्लियर। ये तो रहा आपका साक्षरता दर NFHS 5 के अनुसार। अगर हम अकॉर्डिंग टू 2011 की जनगणना के अनुसार देखें, 2011 की जनगणना के अनुसार क्लियर साक्षरता दर देखें, अगर दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर पूछी जाए, साक्षरता दर, क्लियर, तो उत्तर प्रदेश में ओवरऑल 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर आपकी 67.7% है। इस 67.7% में पुरुष साक्षरता दर यानी कि मेल
की अगर हम बात करें तो आपका 77.3% मेल साक्षरता दर है। वहीं फीमेल की अगर हम बात करें, फीमेल साक्षरता दर आपकी 67.7% है। इस बात को याद रखेंगे। क्लियर? पुरुष साक्षरता दर 2011 की जनगणना अनुसार उत्तर प्रदेश में कितनी है? 77.7%। वहीं फीमेल की साक्षरता दर की बात करें तो ये आपका 67.60% है। क्लियर? मिस्टेक हो गई है, 67 नहीं 57.2% है। क्लियर? महिला साक्षरता दर कितनी है? 57.2% महिला साक्षरता दर है। इस बात को याद रखेंगे। क्लियर? ये मिस्टेक हो गई थी। अगर हम साक्षरता दर के मामले में बात करें, साक्षरता दर के मामले में उत्तर प्रदेश का स्थान अगर देखें तो उत्तर प्रदेश का 29वां स्थान है यूनियन टेरिटरीज प्लस स्टेट को मिलाकर। क्लियर? केंद्र शासित प्रदेश और भारत में जितने भी राज्य, इन सबको मिलाकर उत्तर प्रदेश की पोजीशन पूछी जाए, ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, तो 29वां स्थान है। केवल राज्यों की बात करें कि उत्तर भारत में जितने भी राज्य हैं, केवल राज्यों की अगर हम बात करें तो राज्यों में उत्तर प्रदेश का स्थान 22वां स्थान है। ये सिर्फ और सिर्फ भारत के राज्यों में अगर हम कंपैरिजन करें तो उत्तर प्रदेश साक्षरता दर के मामले में 22वें स्थान पर है। आप समझ सकते हैं कि कितना है। इसके अलावा प्रश्न पूछा जाएगा साक्षरता दर से, सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जिले। क्लियर? सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जिले, साक्षरता दर वाले जिलों की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक साक्षरता दर किसकी है? नंबर 1 पर है आपका गौतम बुद्ध नगर, जिसकी साक्षरता दर 80.1% है। दूसरे नंबर पर आता है आपका कानपुर नगर, जिसकी साक्षरता दर 79.7% है। वहीं तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश का साक्षरता दर वाला जिला आपका औरैया डिस्ट्रिक्ट है। क्लियर? औरैया जिला है जिसकी साक्षरता दर 78.9% है। क्लियर? याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि लखनऊ चित्रकला शैली का विकास अवध के किस नवाब के अधीन हुआ? तो लखनऊ चित्रकला शैली के विकास की तरफ हम बात करें तो अवध के नवाब आसफ उद दौला के शासनकाल में हुआ। अगर हम आसफ उद दौला की बात करें, आसफ उद दौला, क्लियर? इनसे रिलेटेड और क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसकी हम बात करें। सबसे पहले बात एक आप याद ये रखेंगे कि इन्होंने राजधानी को शिफ्ट किया था। क्लियर? तो इन्होंने राजधानी फैजाबाद से, जिसे वर्तमान में अयोध्या कहा जाता है, फैजाबाद से लखनऊ शिफ्ट की। क्लियर? लखनऊ शिफ्ट की, ये पॉइंट याद रखेंगे। तो पूछा जाएगा किस अवध के नवाब ने फैजाबाद से राजधानी लखनऊ बनाई? तो आप कहेंगे आसफ उद दौला ने बनाई। क्लियर? आसफ उद दौला की अगर हम बात करें, इन्होंने किस किस का निर्माण कराया? ठीक है, ये मोस्टली जो निर्माण की हम बात करें, इन्होंने लखनऊ में कई चीज़ों का निर्माण कराया। जैसे अगर हम बात करें बड़ा इमाम बाड़ा, बड़ा इमाम बाड़ा। क्लियर? बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ है? ये आपका बड़ा इमाम बाड़ा आपका लखनऊ में है और किन्होंने बनवाया? आसफ उद दौला ने बनवाया, ये पूछा जाता है। इसके अलावा पूछा जाता है रूमी दरवाजा। क्लियर? रूमी दरवाजा कहाँ है? लखनऊ में। और इस रूमी दरवाजे की एक बार ऊंचाई पूछी जा चुकी है, तो इस दरवाजे की ऊंचाई 60 फीट है। इस बात को भी याद रखेंगे। क्लियर? दौलत खाना किसने बनवाया? दौलत खाना का निर्माण आसफ उद दौला ने बनवाया। ये है कहाँ? ये लखनऊ में है। वहीं अगर हम बात करें बिबियापुर कोठी, क्लियर? बिबियापुर कोठी की हम बात करें तो इसका भी निर्माण आसफ उद दौला ने करवाया। इसके अलावा चौक बाजार, क्लियर? चौक बाजार का निर्माण किसने कराया है? ये आसफ उद दौला द्वारा कराया गया। क्लियर? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अतः जो अवध के नवाब रहे हैं, अगर आपसे पूछा जाए अवध के नवाब, इनका शासनकाल कब से कब तक रहा? तो 1722 से लेकर 1856 तक अवध के नवाबों का शासनकाल रहा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश राज्य की वित्तीय सेहत को की देखभाल करने
तथा सरकारी लेन-देन में पारदर्शिता लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन-सी वेबसाइट तैयार की गई है? क्लियर? करंट का क्वेश्चन है, अच्छा है। तो कोशवारी का निर्माण किया गया था। कोशवारी नाम की एक वेबसाइट बनाई गई थी और ये कब बनाई गई थी? इसका निर्माण 2023 में किया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण स्तरीकरण एवं कल्याण अधिविधेयक 2021 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं डिटेल में। यहाँ से और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछे जा सकते हैं? दरअसल ये प्रश्न पूछा गया है उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021-30 से ये प्रश्न पूछा गया है। तो हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021-30, क्लियर? 2021 से 2030 तक। अगर हम इस नीति की बात करें, अगर ये पूछा जाए कि इस नीति का अनावरण कब किया गया? क्लियर? ये भी पूछा जा सकता है अनावरण, क्योंकि आजकल स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसका अनावरण 11 जुलाई 2021 को 2021 को किया गया और किनके द्वारा किया गया? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा किया गया है। इस बात को याद रखेंगे। इस नीति के उद्देश्य क्या हैं? यहाँ पर ये अगर हम लोग डिस्कस करें तो नीति के उद्देश्य में आप जानेंगे कुल प्रजनन दर की बात करें। कुल प्रजनन दर जो प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर TFR, क्लियर? कुल प्रजनन दर का उद्देश्य क्या रखा है उत्तर प्रदेश सरकार ने? उत्तर प्रदेश सरकार चाहती है कि 2021 तक हम लोग 2.1 TFR रखेंगे और लक्ष्य है। वहीं 2030 तक का लक्ष्य हमारा 1.9 है, क्लियर? तो टोटल फर्टिलिटी रेट कितना है आपका? 2.1 और 2030 तक हमारा टारगेट कितना? 1.9। ये तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था। इसके अलावा प्रश्न इससे और आगे पूछा जा सकता है। अगर आपसे पूछा जाए कि 0 से लेकर 1 वर्ष आयु में शिशु मृत्यु दर का टारगेट क्या है या लक्ष्य क्या है? शिशु मृत्यु दर, अगर इस बात को पूछा जाए, और ये मृत्यु दर कितनी? प्रति 1000 जन्म पर, क्लियर? यहाँ पर हम बात करें प्रति 1000 जन्म पर, ठीक है? शिशु मृत्यु दर की अगर हम बात करें तो 2026 तक लक्ष्य उत्तर प्रदेश का है 32 लाना। वहीं 2030 तक की बात करें तो 2030 तक का है 22 तक लाना, क्लियर? इसके अलावा अगर हम और बात करें 0 से 27 दिन आयु के नवजात शिशुओं की बात करें, नवजात मृत्यु दर की बात करें, मृत्यु दर ये वही 1000 बच्चों पर है, क्लियर? ये बात को याद रखेंगे। 2026 तक लक्ष्य उत्तर प्रदेश ने रखा है 35 तक लाना चाहते हैं 2026 तक, और 2030 तक इसका लक्ष्य है 25, क्लियर? इस बात को याद रखेंगे। ये पॉइंट समझ में आए, इसको जरा मिनिमाइज करते हैं। तो ये बात तो हम लोग समझ चुके हैं। इसके अलावा और क्या लक्ष्य रखे हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने इस नीति के तहत? अगर हम बात करें 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, कम उम्र की मृत्यु दर की अगर हम बात करें तो इसका लक्ष्य कितना रखा है? 2026 तक और 2030 तक, क्लियर? यही लक्ष्य रखे हैं 2026 तक और 2030 तक। 2026 तक 35 और वहीं 2030 तक 25, क्लियर? 2026 तक 35 और 2030 तक 25। नवजात शिशुओं वाला डेटा गड़बड़ हो गया है, इसको हम लोग करेक्शन करेंगे। जब ये है तो वो वाला नहीं है। अगर हम नवजात मृत्यु दर की बात करें तो ये आपका 2026 तक 22 है, जबकि 2030 तक 12 है, क्लियर? इसको सही कर लेना, वहाँ पर मिस्टेक हो गई। इसके अलावा अगर हम बात करें औसत जीवन प्रत्याशा, क्लियर? औसत जीवन प्रत्याशा की बात करें,
इसका लक्ष्य 2026 तक उत्तर प्रदेश सरकार ने रखा है कितना 66 कि एटलीस्ट औसत जीवन जो है जीवन जो है 66 वर्ष तक तो जीना चाहिए। और 2030 का लक्ष्य है 69। वर्तमान में कितना है ये? वर्तमान की अगर हम बात करें तो 64.3 है। क्लियर? इसके अलावा हम लोग पॉइंट बात करें मातृ मृत्यु दर की बात करें। मातृ मृत्यु दर ये प्रति 1 लाख की बात करेंगे। प्रति 1 लाख माताएं जो बच्चे को जन्म देती हैं उसकी अगर हम बात करें तो उसमें 2026 तक हमारा टारगेट है 150 और 2030 तक का टारगेट है 98 तक लाना। क्लियर? क्योंकि बहुत सी ऐसे महिलाएं हैं जो बच्चे को जन्म देते समय उनकी मृत्यु हो जाती है। तो 1 लाख का ये डाटा है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में प्रति 1 लाख में कितनी मृत्यु होती है? लगभग 197 महिलाओं की मृत्यु हो जाती है बच्चों को जन्म देते समय। तो उसको हमें कम करना है। तो ये इम्पोर्टेंट डेटा था, याद रखेंगे। तो अब ये प्रश्न आप आराम से कर सकते हैं। तो प्रजनन दर का ही बारे में ये डेटा दिया है। लक्ष्य क्या है? 2026 तक 2.1 और 2030 तक 1.9। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि महेंद्र सिंह टिकैत ने अप्रैल 1987 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किस मुद्दे पर किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? क्लियर? तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं किसान आंदोलन की। किसान आंदोलन ये कब प्रारंभ हुआ इसकी बात करें। क्लियर? इस किसान आंदोलन की अगर हम ईयर की बात करें तो ये आपका कब हुआ? अप्रैल 1987। ये तो प्रश्न में भी दिया था। इस आंदोलन का क्षेत्र कहाँ? ये आंदोलन हुआ कहाँ पर? क्लियर? और ये किसके द्वारा किया गया? इस आंदोलन को किया गया था भारतीय किसान यूनियन द्वारा। भारतीय किसान यूनियन द्वारा किया गया था, जिसे शॉर्ट में हम भाक-यू कहते हैं। भाक-यू। और ये हुआ कहाँ था किसान आंदोलन जिसमें महेंद्र सिंह टिकैत की बात की गई है? ये आपका शामली में हुआ था। क्लियर? शामली में, और शामली में एक जगह है जिसका नाम है करमुखेड़ी। करमुखेड़ी। इसलिए इस किसान आंदोलन को करमुखेड़ी आंदोलन भी कहा जाता है। क्लियर? करमुखेड़ी आंदोलन, ये भी याद रखेंगे। क्लियर? क्या कहा जाता है? ये आंदोलन क्या कहलाता है? करमुखेड़ी आंदोलन कहलाता है। ये बात समझ में आई। इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था? मतलब ये आंदोलन का उद्देश्य नहीं कहेंगे यहाँ पर, हम कहेंगे कि इस आंदोलन का रीजन क्या था, किस कारण हुआ था। ये आंदोलन दोस्तों बिजली दरों में प्रस्तावित वृद्धि को कम कराने के लिए हुआ था। बिजली दरों में प्रस्तावित वृद्धि दर के लिए, इसलिए ये हुआ था क्योंकि वृद्धि दर हो गई थी बिजली में, तो इसलिए। और इसके मेन लीडर कौन थे? महेंद्र सिंह टिकैत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कि हुआ था ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। बिजली दरों में प्रस्तावित वृद्धि हो गई थी, वृद्धि के कारण इस आंदोलन को कराया गया था, ये आंदोलन हुआ था। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित लेखकों को उनकी संबंधित पुस्तकों से सुमेलित कीजिए। यहाँ पर लेखक दिए और उनकी पुस्तक दिए। अगर हम बात करें अनुज तिवारी, तो अनुज तिवारी ने पुस्तक लिखी है बाराबंकी द प्रोफेसर, द पंडित एंड द पुलिसमैन। क्लियर? तो इसका हो जाएगा एक का 3 पार्ट। अगर हम विश्वनाथ घोष की बात करें, विश्वनाथ घोष ने लिखी है आपकी जियो बनारस। क्लियर? जियो बनारस विश्वनाथ घोष की है। बालेंद्र द्विवेदी की बात करें तो मधारीपुर जंक्शन बालेंद्र द्विवेदी की है। और अमीश त्रिपाठी की बात करें तो सीता वॉरियर ऑफ मिथिला इनकी है। तो क्या हो जाएगा? ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। 3 1 2 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 1 2 4 ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है?
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार प्रत्येक लाभार्थी युगल के लिए कितनी राशि प्रदान करती है? अच्छा प्रश्न है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। क्लियर? ये शॉर्ट में हमने लिख दिया। पहले तो हमें पता होना चाहिए इसको उत्तर प्रदेश में कब शुरू किया गया था। तो ये उत्तर प्रदेश में अक्टूबर 2017 में शुरू हुई। ये बात याद रखेंगे। इसमें अगर हम बात करें पहले इसमें राशि दी जाती थी 51,000 रुपए। कितने दी जाती थी? 51,000 रुपए। अगर इस पेपर के अकॉर्डिंग भी आंसर इनमें से कौन सा हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि 50,000 ये ऑप्शन में है नहीं। लेकिन अब इस राशि को इतनी ना करके वर्तमान में ये राशि बढ़ा दी गई है और इस राशि को कर दिया गया है योगी सरकार द्वारा 1,00,000 रुपए कर दिया गया है। इस 1,00,000 में याद रखेंगे 60,000 रुपए कन्या के खाते में जाएंगे या वधू के खाते में जाएंगे। क्लियर? खाते में जमा होंगे, इस बात को याद रखेंगे। क्लियर? तो वर्तमान में कितनी राशि हो गई है? 1,00,000 रुपए राशि हो गई है। तब भी ऑप्शन में नहीं था, तो इसके हिसाब से भी ऑप्शन नंबर ई इज अ राइट आंसर होता। क्लियर? याद रखेंगे। इसके अलावा इसमें जो उम्र कितनी होनी चाहिए, शादी की उम्र, अगर हम वर की बात करें, लड़के की उम्र मिनिमम 21 वर्ष होनी चाहिए। वहीं अगर हम वधू की बात करें, कन्या की उम्र की बात करें, तो उसकी उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए। क्लियर? इसके लिए जिन बच्चों की या जिन जोड़े की शादी हो रही है, उनके पेरेंट्स की वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए, या इनमें पात्र कौन से लोग होंगे? वार्षिक आय की बात करें तो 2 लाख से कम वार्षिक आय होनी चाहिए। क्लियर? 2 लाख से कम होनी चाहिए, इस बात को भी याद रखेंगे। क्लियर? इसमें कौन कौन विवाह कर सकता है? एक तो अविवाहित लोग हैं, उनकी विवाह कर सकते हैं। अविवाहित महिला विवाह कर सकती है। विधवा महिला भी विवाह कर सकती है, वो भी इसका लाभ ले सकती है। या तलाकशुदा, है ना, तलाकशुदा महिला भी विवाह कर ले तो भी उसको इस योजना का लाभ मिलेगा, लेकिन कानूनी रूप से तलाक होना चाहिए। क्लियर? इस बात को भी याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई इज अ राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की कौन सी नदी भगवान राम की कथा से जुड़ी है और अयोध्या शहर से होकर बहती है? सरल है, आप जानते हैं कि अयोध्या किस नदी के किनारे है? अयोध्या सरयू नदी के किनारे है। क्लियर? अयोध्या किस नदी के किनारे? सरयू नदी के किनारे है। अब हम थोड़ा डिस्कस करते हैं अयोध्या के बारे में और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेंगे। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे अयोध्या के बारे में। क्लियर? आप जानते हैं कि अयोध्या आपका क्या है? अयोध्या आपका एक मंडल है और अयोध्या मंडल के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? अयोध्या मंडल के अंतर्गत 5 जिले आते हैं, इस बात को याद रखेंगे। वो कौन कौन से जिले हैं देख लेते हैं। एक आपका अयोध्या, अयोध्या मंडल के अंतर्गत आता है। सुल्तानपुर, सुल्तानपुर अयोध्या मंडल के अंतर्गत आता है। बाराबंकी अयोध्या मंडल के अंतर्गत आता है। हम बात करें अमेठी की, अमेठी आपका अयोध्या मंडल के अंतर्गत आता है। और आपका अंबेडकर नगर। क्लियर? ये 5 डिस्ट्रिक्ट अयोध्या मंडल के अंतर्गत आते हैं, इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा अयोध्या में आपको बहू बेगम का मकबरा देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है एग्जाम में। बहू बेगम का मकबरा कहाँ पर है? मकबरा, बहू बेगम का मकबरा आपका कहाँ पर है? ये आपका अयोध्या में है। और ये बहू बेगम का मकबरा, ये बीवी किन की हैं, ये भी याद रखें। तो ये शुजाउद्दौला की बीवी थी। क्लियर? शुजाउद्दौला, इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा अयोध्या में आपको परिक्रमा मेला लगता है। क्लियर? और क्या पूछा जाता है? परिक्रमा मेला कहाँ लगता है? अयोध्या में लगता है। दीपोत्सव की बात करें, ये कहाँ मनाया जाता है? दीपोत्सव आप जानते हैं अयोध्या में। इसके अलावा आपको भरत कुंड देखने को कहाँ मिलेगा? भरत कुंड ये पूछा जाता है, तो भरत कुंड आपको अयोध्या में देखने को मिलेगा। कनक भवन मंदिर, क्लियर? इंपॉर्टेंट है। कनक भवन मंदिर कहाँ पर मिलेगा? ये आपको अयोध्या में देखने को मिलेगा। बाकी राम मंदिर के बारे में आप जानते हैं, वो एक बड़ा टॉपिक है, उसको कभी और डिस्कस करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर रत्नागिरी मंदिर की बात करें, रत्नागिरी मंदिर,
रत्नागिरी का मंदिर कहाँ देखने को मिलेगा? आपको अयोध्या में मिलेगा। अयोध्या में आपको एक इम्पोर्टेंट है दरवन झील की अगर बात की जाए, प्रश्न में पूछा जाए एग्जाम में, तो आप कहेंगे दरवन झील तो अयोध्या में है। अयोध्या के अगर हम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की हम बात करें, तो गुड़ यहाँ का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। जबकि वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट की अगर हम बात करें, तो एथलेटिक्स यहाँ का वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट के अंतर्गत आता है। इसके अलावा अयोध्या में आपको क्वीन हो मेमोरियल पार्क देखने को मिलता है। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। तो आपसे पूछा जाए क्वीन हो मेमोरियल पार्क कहाँ पर है? मेमोरियल पार्क, क्वीन हो मेमोरियल पार्क आपका अयोध्या में, इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर एक संग्रहालय बन रहा है जिसका नाम है भारतीय मंदिर वास्तुकला संग्रहालय। तो उत्तर प्रदेश में भारतीय मंदिर वास्तुकला संग्रहालय कहाँ पर है? ये अगर पूछा जाए तो आप कहेंगे ये तो आपका अयोध्या में है। मंदिर से आप राम मंदिर को लिंक कर लेंगे और आप अयोध्या आंसर मार देंगे। इसके अलावा अयोध्या को और क्या बनाया जा रहा है? अयोध्या आपका सोलर सिटी के रूप में बन रहा है। क्लियर? सोलर शहर। तो ये प्रश्न पूछा जाएगा कि पहला सोलर शहर है। क्लियर? पहला शहर कहीं बन रहा है, लेकिन पहला सोलर शहर के रूप में अयोध्या को बनाया जा रहा है, इस बात को याद रखेंगे। ये बात याद समझ में आ गई। दोस्तों, आप जानते हैं कि 9 अगस्त 1925 को काकोरी षड्यंत्र कांड हुआ था। क्लियर? काकोरी कांड हुआ था। इसके तहत अयोध्या में फांसी किसको दी गई थी? ये पॉइंट पूछा जाता है। तो अशफाक उल्ला खां, अशफाक उल्ला खां। क्लियर? यहाँ पर अयोध्या में फांसी अशफाक उल्ला खां को दी गई थी, याद रखेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें, एक यहाँ पर कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, तो उसका नाम क्या है? आचार्य नरेंद्र देव। आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? ये आपका अयोध्या में, और इसकी स्थापना की बात करें तो ये 1974 में बना था। इसके अलावा यहाँ पर याद रखेंगे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय है। क्लियर? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय कहाँ पर है? अवध विश्वविद्यालय ये आपका अयोध्या में, और इसकी स्थापना की बात करें तो 1975 को ये बना हुआ था। क्लियर? बाकी यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जिसका नाम है महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्लियर? ये कहाँ पर है? ये आपका अयोध्या में है। उम्मीद करता हूँ अयोध्या से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे आपको समझ में आए होंगे। अयोध्या सरयू नदी के किनारे ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? IRS रिसोर्स सेट टू LISS 3 उपग्रह द्वारा अक्टूबर 2017-18 के अनुसार उत्तर प्रदेश में दर्ज वन क्षेत्र कितना था? ये 2017-18 के अनुसार पूछा जा रहा है। ये थोड़ा पुराना डेटा है। क्लियर? वर्तमान में जो रिपोर्ट चल रही है, अगर हम वर्तमान डेटा के अनुसार देखें, वर्तमान में अगर हम देखें तो IFSR के अनुसार, IFSR 2021 रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में ये डेटा चल रहा है इस वाली रिपोर्ट का। इसके अनुसार देखें, अगर हम उत्तर प्रदेश में कुल वन क्षेत्र, उत्तर प्रदेश में कुल वन क्षेत्र देखें तो कुल वन क्षेत्र कितना है उत्तर प्रदेश में? ये आपका 17,384 वर्ग किलोमीटर है। क्लियर? ये इतना डेटा जो है ये उत्तर प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? तो 7.22% है। उत्तर प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.22% कुल वन क्षेत्र है, इस बात को याद रखेंगे। क्लियर? इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि कुल वनावरण की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में कुल वनावरण कितना है? कुल वनावरण की बात करें तो ये आपका 14,817.89 वर्ग किलोमीटर है, इस बात को याद रखेंगे। ये इतना जो एरिया है इसका अगर परसेंटेज में देखें तो उत्तर प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 6.15% है, इस बात को याद रखेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर? पिछली रिपोर्ट के अनुसार, यानी कि 2017-18 की रिपोर्ट पहले जितना था उसके अनुसार, पिछली रिपोर्ट के अनुसार वनावरण में कुल वृद्धि आपकी 12.24
वर्ग किलोमीटर की हुई। क्लियर? उत्तर प्रदेश ने कितनी वृद्धि की पिछले वन की अपेक्षा? आपका कितना किया? 12.24% किया है। वर्तमान में आप देखना, वर्तमान में आपका कितना है? 14,817.89 है। क्लियर? वृद्धि कितनी की थी? 12.24% की वृद्धि की। अगर हम इसको घटा देंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा? 56.50814। यानी कि पहले कितना था? 2017-18 में अगर हम बात करें, 2017-18 में आपका 14,805.65 था। क्लियर? कितना था? तो यही तो पूछा है उन्होंने। ऑप्शन अगर देखें, इसको घटाने पर हमारा कितना है? 14,805.65। एग्जैक्ट डेटा यहीं रखा हुआ है, 14,805.65। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। 17-18 में कितना था आपका? 14,805.65 था। क्लियर? बात समझ में है? ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट था, बाकी ये भी डिस्कस करें, याद रखेंगे। क्लियर? इसके अलावा प्रश्न और क्या पूछे जा सकते हैं इन वन से संबंधित, वो हम लोग डिस्कस करते हैं। क्लियर? अगर उत्तर प्रदेश में कुल वृक्षावरण पूछा जाए, कुल वृक्षावरण कितना है? क्लियर? इस रिपोर्ट के अनुसार कौन सी? IFSR 2021 की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल वृक्षावरण पूछा जाए तो आपका 7,421 वर्ग किलोमीटर है। अगर परसेंटेज की बात करें तो 3.08% है। क्लियर? इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा कि अधिकतम वनावरण वाला जिला, उत्तर प्रदेश का अधिकतम वनावरण वाला जिला, इंपॉर्टेंट है, वनावरण वाला जिला। अगर आपको पता होगा तो आपके माइंड में आंसर क्लिक होना चाहिए। ये आपका है सोनभद्र। क्लियर? भाई इसके अलावा पूछा जा सकता है न्यूनतम न्यूनतम वनावरण वाले जिले की अगर हम बात करें तो ये है आपका भदोई। क्लियर? याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम आपसे पूछें कि उत्तर प्रदेश में पहली वन नीति कब आई, हम आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं उत्तर प्रदेश में पहली वन नीति कब आई? तो ये आपके 1952 में आई। इसके अलावा आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश में दूसरी वन नीति कब आई? दूसरी वन नीति आपकी 1998 में आई। क्लियर? अगर आपसे पूछा जाए वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कौन सी वन नीति चल रही है, वर्तमान में वन नीति, ये भी तो प्रश्न पूछा जा सकता है। तो वर्तमान में सन 2017 की वन नीति चल रही है, इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम पूछने जा रहे हैं, आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना कब हुई, या ये भी पूछा जा सकता है उत्तर प्रदेश वन निगम का मुख्यालय कहाँ पर है। तो हम लोग डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश वन निगम। क्लियर? अगर आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना याद रखेंगे आप 25 नवंबर 1974 को उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना हुई। मुख्यालय तो आप लोग जानते ही होंगे कहाँ पर है, इसका मुख्यालय लखनऊ में है, इस बात को याद रखेंगे। क्लियर? उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट समझ में आएंगे, एग्जाम ओरिएंटेड थे, इंपॉर्टेंट थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसका आंसर तो हम लोगों ने कर लिया है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? यूपीबीएसएन, यूपीबीएसएन की पहली बात तो फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम इसकी फुल फॉर्म है। इसका मुख्यालय पूछा है, इसका मुख्यालय आपका लखनऊ में है। अगर इसकी मुख्यालय के अलावा इसकी स्थापना ईयर भी पूछी जा सकती है। क्लियर? अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 1978 में यूपीबीएसएन बना था, हेडक्वार्टर लखनऊ। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? एका आंदोलन 2021-22 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ पर गलत कथन पूछा गया है। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं एका आंदोलन से और क्या इंपॉर्टेंट पूछे जा सकते हैं पॉइंट। अगर हम लोग बात करें एका आंदोलन की, क्लियर, ये कब हुआ था? 1921-22। क्लियर? ये तो प्रश्न में भी दिया था और वैसे भी पूछा जा सकता है प्रश्न में ना दिया गया हो तो। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन है या कौन थे। क्लियर?
एका आंदोलन के नेतृत्व करता मदारी पासी, इंपॉर्टेंट है। कौन थे? मदारी पासी थे। इस बात को याद रखेंगे। ये आंदोलन कहाँ तक फैला? इस आंदोलन का विस्तार अगर हम देखें, विस्तार ये लखनऊ से शुरू हुआ था और लखनऊ के आसपास के जितने भी जिले थे वहां तक फैला। जैसे कि आपका लखनऊ हो गया, सीतापुर हो गया, बाराबंकी, फरुखाबाद, फतेहपुर, आपका उन्नाव, ठीक है। ऐसे कई जिलों में ये विद्रोह हुआ या ये आंदोलन चला। ये बात समझ में है। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये हम लिखेंगे नहीं, आप समझेंगे। किसानों के बीच संप्रदाय एकता बने रहे, संप्रदाय की एकता बनी रहे। जमींदारों के शोषण का विरोध करना था। इसमें छोटे-छोटे जमींदार भी थे लेकिन बड़े जमींदार नहीं थे। क्लियर? इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखें। ये यहाँ से रिलेटेड यही पूछा जा सकता है कि नेतृत्वकर्ता कौन है, उद्देश्य क्या है और ये कहाँ-कहाँ तक फैला था। क्लियर? इसके अलावा उत्तर प्रदेश में कुछ किसानों से रिलेटेड आंदोलन या कुछ सभाओं की बात करें। अगर आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना कब हुई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना ईयर की बात करें तो इसकी स्थापना 1918 में हुई और किन जनों ने मिलकर बनाया? गौरीशंकर, क्लियर? याद रखेंगे। एमएमएम, एमएम का मतलब यहाँ पर है मदन मोहन मालवीय, क्लियर? और आपके इंद्र नारायण मिश्र, इंद्र नारायण मिश्र, क्लियर? इन्होंने मिलकर उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन किया। इसके अलावा आपसे पूछा जाए अवध किसान सभा का गठन किसने किया और कब किया गया? अवध किसान सभा, अवध किसान सभा की अगर हम बात करें इसका गठन 17 अक्टूबर 1920 को किया गया और ये गठन किया गया आपका बाबा रामचंद्र द्वारा। किनके द्वारा? बाबा रामचंद्र द्वारा। और कहाँ से किया गया? स्थान अगर आपसे पूछा जाए तो प्रतापगढ़। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। क्लियर? तो हम वो ऑप्शन देखते हैं क्वेश्चन के क्या है। कह रहा है कि यह आंदोलन मुख्य रूप से जमींदारों के नेतृत्व में, यहाँ पर जमींदार मेनली पार्ट नहीं किए थे, ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध। ये ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध नहीं था, तो यहाँ पर गलत पूछा है। इसका राइट आंसर ए ही हो जाएगा और आयोग ने इसका राइट आंसर यही दिया है। बाकी और ऑप्शन देख लेते हैं। ये आंदोलन को प्रारंभ में इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा इसका सपोर्ट प्राप्त था, ये भी ठीक था। एक आंदोलन का नेतृत्व बहराइच के पासी आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ किया था। क्लियर? ये भी ठीक है। अंग्रेजों के खिलाफ तो था बट अंग्रेजों की उन नीतियों के खिलाफ नहीं था। पासी किसने? मदारी पासी हैं, तो यानी कि ये भी पॉइंट ठीक हो गया। ये आंदोलन सबसे पहले लखनऊ में शुरू हुआ था और बाद में बाराबंकी, हरदोई, बहराइच, सीतापुर ये कई जिलों में फैला। ये भी बात ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा उद्देश्य क्या है कि इन प्रश्नों के माध्यम से आपको और उससे रिलेटेड जानकारी देना, ताकि आप अपने आप में कॉन्फिडेंस फील हो। कम से कम जितना डिस्कस करें इतना तो याद होना चाहिए। अब कुछ याद ही नहीं है तो फिर क्या करेंगे, है ना? धीरे-धीरे अपना लेवल बढ़ाएँगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा जिला अलीगढ़ मंडल का हिस्सा नहीं है? देखो हमने कहा था कि इससे पहले प्रैक्टिस सेट हम लगभग ज हर जिले से रिलेटेड मंडल ज़रूर बता के कि वो किस मंडल में आता है, ताकि ये प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अलीगढ़, अगर हम अलीगढ़ मंडल की बात करें तो अलीगढ़ मंडल में कितने ज़िले आते हैं? एक तो ये डिजिट याद होनी चाहिए। अलीगढ़ मंडल के अंतर्गत 4 ज़िले आते हैं। उन 4 ज़िलों का अगर हम बात करें तो एक आपका अलीगढ़ स्वयं आ जाता है, एटा आपका अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है, हाथरस आपका अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है और आपका कासगंज। ये 4 ज़िले उत्तर प्रदेश के हैं, अलीगढ़ मंडल के अंतर्गत आते हैं, याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बदायूं अलीगढ़ मंडल के अंतर्गत नहीं आता है, तो बदायूं किस मंडल के अंतर्गत आता है? बदायूं की अगर हम बात करें, बदायूं बरेली मंडल के अंतर्गत आता है और बरेली मंडल में 4 जिले आते हैं, इस बात को भी याद रखेंगे। बरेली मंडल के अंतर्गत वो कौन-कौन से 4 जिले आते हैं, इसमें अगर हम देखें तो आपका स्वयं बरेली आ जाता है, एक आपका बदायूं आ जाता है, पीलीभीत आ जाता है, क्लियर? पीलीभीत आपका
बनाई मंडल के अंतर्गत आता है, और आपका शाहजहाँपुर। ये याद हो जाएँगे क्योंकि आप 1 से 2 बार मैप भी देखे हैं। मैप के थ्रू जल्दी याद हो जाएगा, आपको पता होगा ना कि ये ज़िला कौन से ज़िले पास-पास के, तो मोस्टली पड़ोसी ही ज़िले मंडल के अंतर्गत आते हैं। याद हो ये पॉइंट याद कर लेंगे। अगर हम लोग 1-2 पॉइंट अलीगढ़ के बारे में जानें, क्योंकि प्रश्न में अलीगढ़ का ज़िक्र किया गया है। अलीगढ़ आप जानते हैं कि ताला उद्योग के लिए फ़ेमस है। अलीगढ़ तालों के लिए फ़ेमस है, इस बात को याद रखेंगे। क्लियर? अलीगढ़ में एक पक्षी विहार है जिसका नाम है सेखा पक्षी विहार, इम्पोर्टेंट है। सेखा झील पक्षी विहार, पक्षी विहार। इसकी पक्षी विहार ये बना कब, ये अगर देखें तो ये पक्षी विहार 2016 को बना। इसका एरिया कितना है? इसका एरिया 0.40 वर्ग किलोमीटर है। देख रहे हैं 1 किलोमीटर से भी कम है। इसलिए सेखा पक्षी विहार जो है उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार है। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार, सबसे छोटा पक्षी विहार है। इस बात को भी याद रखेंगे। क्लियर? उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं कौन, या कहें कार्यस्थली रही है सर सैयद अहमद खां की कार्यस्थली अलीगढ़ रही है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इन्होंने ही बनाई। ये भी कुछ पॉइंट याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? करंट का प्रश्न है। किस संस्थान ने लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों में, यहाँ पर होगा वनस्पति की विविधता और प्राचीनता का सर्वेक्षण, मानचित्रण और दस्तावेजीकरण किया? क्लियर? तो ये किसने किया? ये आपका बीरबल साहनी पुरा वनस्पति विज्ञान संस्थान लखनऊ द्वारा किया गया। ये भी याद रखेंगे कि बीरबल साहनी पुरा वनस्पति विज्ञान संस्थान कहाँ है? लखनऊ में है। करंट का प्रश्न है, ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश में सांख्यिकी पत्रिका प्रकाशित करने के लिए कौन सी सरकारी संस्था उत्तरदायी है? क्लियर? उत्तर प्रदेश में सांख्यिकी पत्रिका प्रकाशित की जाती है, किस संस्था द्वारा की जाती है, यहाँ पर पूछा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। उत्तर प्रदेश योजना विभाग का अर्थशास्त्र और सांख्यिकी विभाग द्वारा की जाती है। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? भारत कला भवन संग्रहालय जो कला, भारतीय कला और कला संस्कृतियों के संग्रह के लिए प्रसिद्ध है, उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में स्थित है? तो भारतीय कला भवन आपका वाराणसी में है, और वाराणसी में कहाँ, या बनारस की बात करें तो ये आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। तो हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं 1-2 पॉइंट इंपॉर्टेंट जो वाराणसी से रिलेटेड है। आप जानते हैं कि हम लोग डिस्कस करेंगे वाराणसी के बारे में। क्लियर? वाराणसी से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। आप जानते हैं कि बीएचयू में क्या था? बीएचयू के परिसर में आपका भारत कला भवन है, ये पॉइंट पूछा गया था। भारत कला भवन। इसके अलावा और क्या बीएचयू में है? बीएचयू में आपका वैदिक विज्ञान केंद्र भी है, इस बात को याद रखेंगे। वैदिक विज्ञान केंद्र। क्लियर? वैदिक विज्ञान केंद्र कहाँ है? ये भी आपका बीएचयू में है। भारत कला भवन कहाँ है? ये भी आपका बीएचयू में है। अगर हम वाराणसी की और जानकारी निकाल लें तो आपको मिलेगा भोजपुरी भवन। क्लियर? भोजपुरी भवन कहाँ पर है, ये पूछा जाए तो आप कहेंगे ये तो वाराणसी में है। और आपका राज्य हिंदी संस्थान पूछा जाए, राज्य हिंदी संस्थान, राज्य हिंदी संस्थान कहाँ पर है? ये आपका वाराणसी में है। लोक कला संग्रहालय कहाँ है? ये भी आपका वाराणसी में है। लोक कला संग्रहालय। क्लियर? लोक कला संग्रहालय की बात करें तो ये आपका वाराणसी में है। इसके अलावा दोस्तों आपसे पूछा जाएगा भारत माता मंदिर। क्लियर? इंपॉर्टेंट है। भारत माता मंदिर कहाँ है? आपका वाराणसी में है। इसके अलावा अन्नपूर्णा मंदिर कहाँ पर है? अन्नपूर्णा मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर भी आपका वाराणसी में है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट है मार्कंडे मंदिर। मार्कंडे मंदिर कहाँ देखने को मिलेगा? ये भी आपको वाराणसी में देखने को मिलेगा। आपको विश्वनाथ मंदिर की बात करें तो विश्वनाथ मंदिर आपका वाराणसी में देखने को मिलेगा। इसलिए वाराणसी को विश्वनाथ नगरी भी कहा जाता है। क्लियर? वाराणसी में आपको औंधी ताल देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। औंधी ताल कहाँ पर है? औंधी ताल आपका वाराणसी में है। इसके अलावा वाराणसी में आपको कछुआ वन्यजीव अभयारण्य देखने को मिलेगा। कछुआ
वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? वन्य जीव अभयारण्य, क्लियर, कहाँ पर है? वाराणसी में। वाराणसी में आपको कुछ मेलों की अगर हम बात करें तो नककटैया मेला, क्लियर, नककटैया मेला कहाँ पर लगता है? आपका वाराणसी में लगता है। जब जब हम नककटैया मेले की बात करेंगे, उसके साथ एक और मेला का डिस्कस करते हैं, वो है आपका ध्रुपद मेला, क्लियर, ध्रुपद मेला। तो ये दोनों मेले एक साथ याद रखेंगे, ये कहाँ के हैं? वाराणसी के हैं, क्लियर। वाराणसी में एक कैंसर संस्थान है जिसका नाम क्या है? मदन मोहन मालवीय कैंसर संस्थान। कहाँ पर है? कैंसर संस्थान, क्लियर। मदन मोहन मालवीय कैंसर संस्थान वाराणसी में। जबकि हम लोगों ने डिस्कस किया था जेके कैंसर संस्थान, अगर आपसे पूछा जाए तो वो कहाँ पर है? वो आपका कानपुर में है, क्लियर। IIBR इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर वेजिटेबल रिसर्च कहाँ पर है? लखनऊ में है। वो सॉरी, लखनऊ में नहीं, मतलब वाराणसी में है। इसके अलावा आपके यहाँ पर पूछा जाएगा भारतीय हथकरघा हथकरघा तकनीकी संस्थान कहाँ पर है? तकनीकी संस्थान, ये भी आपका BHU में है, मतलब वाराणसी में है, क्लियर। ये कुछ इंपॉर्टेंट थे, बाकी वाराणसी के रिलेटेड और जब प्रश्न करेंगे तो भी डिस्कस करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना विक्रम संवत 1631 में किस दिन प्रारंभ की, जिसे भगवान राम का जन्म दिवस माना जाता है? यहाँ पर ये इतना विलंब था प्रश्न, लेकिन वो यहाँ पर लिख गया है, खैर। तो ये रामनवमी के दिन की थी, 1631 रामनवमी के दिन की थी, क्लियर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। अब अगर हम तुलसीदास जी के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करें, तुलसीदास, इनसे रिलेटेड प्रश्न पूछा जा चुका है, स्टेटमेंट में प्रश्न पूछा जा चुका है। अगर हम तुलसीदास जी का जन्म स्थान की बात करें, इनका जन्म कहाँ पर हुआ, तो इनका जन्म राजापुर गांव में हुआ। कहाँ पर हुआ? राजापुर गांव। और ये है कहाँ पर? राजापुर गांव आपका चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तुलसी जी की माता जी का नाम बात करें तो इनकी माता जी का नाम हुलसी था, तुलसी हुलसी लिंक कर रहा है। अगर हम पिताजी का नाम बात करें तो तुलसीदास जी के पिता का नाम आत्माराम दुबे था, आत्माराम दुबे, क्लियर, दुबे, क्लियर, ये बात याद रखेंगे। तुलसी जी की पत्नी का नाम अगर हम बात करें, इनकी वाइफ का नाम रत्नावली था, इंपॉर्टेंट है, रत्नावली, क्लियर। तुलसीदास जी के बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम पूछा जाए तो राम बोला इनका बचपन का नाम था, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राम बोला इनके बचपन का नाम है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा, रामचरितमानस किसने लिखा? तुलसीदास जी ने लिखा, ये तो आप सब लोग जानते हैं। पूछा जाता है कि ये किस भाषा में लिखा गया, तो रामचरितमानस को अवधी भाषा में लिखा गया था। तुलसीदास मोस्टली क्या है, अवधी भाषा के रचयिता थे। इसके अलावा इनकी विनय पत्रिका इंपॉर्टेंट है, विनय पत्रिका, क्लियर। तुलसीदास की मोस्टली रचनाएं अवधी भाषा में है, लेकिन विनय पत्रिका इनकी ब्रज भाषा में है, क्लियर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्लियर। तो विनय पत्रिका किस भाषा में? ब्रज भाषा में, क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? जनजातीय क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को सशक्त बनाने के लिए पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों का पर विस्तार पैसा किस वर्ष लागू किया गया? ये पैसा एक्ट कब आया? इंपॉर्टेंट है, 1996 में आया, क्लियर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? ये स्टेटमेंट इस तरह से प्रश्न आ रहे हैं, कह रहा है कि वाराणसी में हरिश्चंद्र घाट और मणिकर्णिका घाट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है या गलत है? पहले तो हमें अब प्रश्न हमें मिल गया कि आपको ये भी याद होना चाहिए कि हरिश्चंद्र घाट कहाँ है? आपका वाराणसी में। मणिकर्णिका घाट कहाँ है? आपका वाराणसी में। इसके अलावा यहाँ पर राजसी घाट है, क्लियर, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट घाट है, याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर आयोग ने क्या माना है पता है? इसका राइट आंसर आयोग ने दिया है कि हरिश्चंद्र घाट पर अखंड अग्नि 5000 वर्षों से लगातार जल रही है। क्या ये अग्नि अभी भी जल रही है? नहीं, तो ये आंसर इसका गलत है। बाकी आयोग ने ठीक माने हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है?
राजा हर्षवर्धन जिन्होंने 606 से लेकर 647 ईस्वी तक शासन किया, उनकी राजधानी निम्नलिखित में से कौन किस स्थान पर थी? राजा हर्षवर्धन की राजधानी आप ज़रूर जानते होंगे, कन्नौज थी। उस टाइम इसको कान्यकुब्ज कहा जाता था। कन्नौज को क्या कहा जाता है? कान्यकुब्ज। इसके अलावा कन्नौज को महोदय श्री कहा जाता है। क्लियर? महोदय श्री कहा जाता है। कन्नौज को इत्र नगरी कहा जाता है। इत्र नगरी कन्नौज को कहा जाता है। क्लियर? इत्र नगरी कन्नौज को कहा जाता है। ये बात समझ में आई? इसके अलावा अगर हम लोग डिस्कस करें, कन्नौज में आप जानते हैं कि रामगंगा नदी गंगा नदी पर कहाँ मिलती है? रामगंगा नदी गंगा नदी पर कन्नौज पर मिलती है। कन्नौज उत्तर प्रदेश का पहला जिला ई ऑफिस सुविधा चालू करने वाला। क्लियर? ई ऑफिस चालू करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला जिला कौन सा है? आपका कन्नौज है। क्लियर? और कन्नौज किस मंडल के अंतर्गत आता है? कन्नौज कानपुर मंडल के अंतर्गत आता है। इस बात को भी याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1856 में लॉर्ड डलहौजी के अधीन अवध पर कब्जा करने के फलस्वरूप क्या हुआ था? क्या ईस्ट इंडिया कंपनी का विघटन हुआ था? बरसाए की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ था? नहीं, ये तो 1885 में हुआ था। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध 1857 का विरुद्ध हुआ था। उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आयोग ने अभी जो है ऑप्शन नंबर ए माना है। क्लियर? जब ऑफिशियल आंसर की आएगी हम आपको अपडेट कर देंगे। फिलहाल इसका राइट आंसर आप ए रखेंगे। तो दोस्तों ये प्रश्न 20 प्रश्न थे, इम्पोर्टेंट थे। आपने देखा कि किस तरह से हम लोगों ने डिस्कस किया, जो डिटेल एनालिसिस की इम्पोर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आप चैनल में नए हैं और आप इस तरह से तैयारी करना चाहते हैं तो इस तरह से पढ़ना पड़ेगा। आजकल हर कोई लड़का होशियार है। अपने आप को दूसरों से बेहतर करना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। सो चैनल को अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। सो थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।